please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सा। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई और जल्दी से बता दें आपको इस वक्त की सबसे बड़ी बातें क्या है। यहाँ ऊपरी स्तरों से तेज दबाव देखने को मिला है, देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में, और उसके चलते निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ बस 6 अंक की दूर था। 10,600 को हासिल हम करने ही वाले थे, लेकिन देखिए ऊपरी स्तरों से 50 अंक की गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 100 पॉइंट उठा है और दरअसल कारण है बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर, और वो इसलिए क्योंकि डिप्टी गवर्नर साहब ने कहा कि अगर एक ही दिन में का देर होती है, कोई कंपनी बैंक को सही समय पर किस्त नहीं दे पाती, तो उसको एनपीए डिक्लेयर किया जाए बैंकों द्वारा। और इस नियम में ढील की एक्सपेक्टेशंस बाजार को थी, और जैसे ही ये गवर्नर साहब के डिप्टी गवर्नर साहब के बयान आए, देखिए तेजी से प्रेशर बनता हुआ। इस पर हम विस्तार से इस शो में आगे भी बात करेंगे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स भी देखिए जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था वो अब कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा हो गई है, और ऐसे बाजार में जनरली एफएमसीजी सेक्टर ही अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। और आज भी देखिए आईटीसी जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, और उसके चलते एफएमसीजी पॉकेट मजबूत है। फार्मा शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है इस समय। तो हर्षदा, ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा नर्वस होता हुआ 10,600 के स्तर के आसपास, और वो भी क्यों ना बहुत ही शानदार 50% से ज़्यादा की रैली निचले स्तरों से देखने को मिल चुकी है, तो अब कुछ लोग मुनाफा वसूली करने के मूड में आते हुए। जी हाँ, और शायद 10,600 के पार निकलना थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। आज के लिहाज से तो वही नजर आ रहा है। सेंसेक्स निफ्टी जो घूमे हैं, नीचे की तरफ फिसले हैं, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए चाल अचानक यहाँ पर पीक से मार्केट ने एक स्लाइड दिखाया और 10,550 होल्ड कर पाए, वही काफी होगा आज के ट्रेड में। यही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सेंसेक्स भी आपके सामने आता हुआ दिन की ऊंचाई से काफी तगड़ी मार इसको पड़ी है, और इस समय 34,432 तक के ही लेवल्स नजर आ रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स जो थोड़ा सा होल्ड आउट कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि अकेला खड़े रहे, चाहे जो भी हो। सेंसेक्स निफ्टी में ये भी टिक नहीं पाया, लोगों ने यहाँ पर भी तेजी से अपनी पोजिशन काटी है, और यह भी सिर्फ 23 अंकों की ही बढ़त दिखा रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक यही सबसे बड़ा कल्प्रिट है आज का। इसी ने बाजार का पूरा मूड बिगाड़ा। वो खबर सीएनबीसी आवाज ने आपके सामने पेश की, और उसके बाद देखिए 100 पॉइंट का नुकसान दिखाया इस इंडेक्स ने। फिलहाल कोशिश कर रहा है रिकवर करने की, लेकिन 75 पॉइंट के नुकसान से अभी भी जूझ रहा है ये इंडेक्स। बिल्कुल लाभ, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा गिरावट आज के सत्र में देखने को मिल रही है, लेकिन अगले 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी सौदा में हम आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाले हैं, इस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, तेजी की अगर आपकी पोजीशंस हैं सुबह सुबह, तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। दबाव देखने को मिलेगा क्या बाजार में, इस खबर का विस्तार से एनालिसिस भी करेंगे जो बैंकिंग से जुड़ी हुई आई है। अरुण ठुकराल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इन तमाम खबरों को। इसके अलावा हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि TCS के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद जो 5:30 बजे आने वाले हैं वो कैसे होंगे, और उससे पहले TCS में आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए। इंडसइंड बैंक के नंबर्स भी जनरली फर्स्ट हाफ में आ जाते हैं, तो कल इनके नंबर्स आएंगे और इन दोनों दिग्गजों पर नजर होगी। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में TCS, इंडसइंड बैंक कैसा प्रदर्शन दिखाएगा, इस पर नजर होगी। ITC में जो जोरदार तेजी देखने को मिल रही है पिछले 2-3 दिनों में, देखिए 6% से ज़्यादा का मूव, आज भी सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला FMCG स्टॉक यही है। इसमें अब आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी हम अब बात करने वाले हैं। जी हाँ, इसके अलावा अश्विनी गुजराल जी से जानेंगे कि टॉप ट्रेडिंग पिक्स उनकी आज के लिए क्या हैं। इसके अलावा बताएंगे आपको ऑप्शंस में निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। रोज की तरह STBT और BTST आइडिया भी 3 बजे पेश करेंगे आपके सामने। लेकिन स्टॉक्स पर नजर डालिए जो दबाव में है। इसमें बैंक निफ्टी ने ही मूड बिगाड़ा है, और देखिए बैंकिंग काउंटर्स प्रेशर में आते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, देना बैंक, ये सरकारी बैंक है जो दबाव में है। निजी बैंकों में DCB में दबाव आना शुरू हो चुका है, 2% नीचे, और एक्सिस सुबह से ही कमजोर है। यहाँ पर 1.5% तक का नुकसान आज के ट्रेडिंग सत्र में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आप देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का भी प्रेशर बना हुआ है। HP, BP, IOC तीनों स्टॉक्स पिटते हुए। HPCL में करीब 3% तक का नुकसान आज इंट्राडे में साफ दिख रहा है। इंडेक्स पर क्या भारी है, टेक महिंद्रा और HCL टेक जैसे काउंटर्स में पोजीशंस हल्की होना शुरू हो गई है। टाइटन 1000 के पास गया, और वहां पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अब अपनी वेटेज कुछ कम करनी चाहिए, और वही हुआ है। लोगों ने मुनाफा वसूली की है। कोल इंडिया, लुपिन जैसे काउंटर्स पर भी 1% तक का दबाव है आज के सत्र में। अब आते हैं कुछ और काउंटर्स की तरफ जहां पर एक्शन देखिए बिकवाली का बड़ा है, और NCLT में जो कंपनियां हैं
खासकर इलेक्ट्रो स्टील और वेदांता की डील के बाद बड़े है कट और यहाँ पर यही मामला उभर कर आ रहा है कि यहाँ पर कितना और भार बनता दिखाई देगा। निवेशकों के हाथ वैसे कुछ खास लग नहीं रहा है। तो भूषण स्टील 5%, मोनेट इस्पात, एमटेक ऑटो, इलेक्ट्रो स्टील्स खुद 5% के लो सर्किट पर इस समय ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। हालांकि आज के इस पूरे सेल ऑफ के बीच एफएमसीजी में है तेजी। आईटीसी, गोदरेज, डाबर ये सुबह से खड़े हुए हैं काउंटर्स और 3 से 4% तक का इंट्राडे मूव इन्होंने दिखाया है। मिड कैप में भी भले ही इंडेक्स ऊपरी लेवल से फिसला हो, कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें अच्छी इंटरेस्टिंग खरीदारी बनती दिखाई दी है। मिश्र धातु आज 14 रुपए ऊपर, इंडिया बुल्स रेल, इंडियन होटल, दीवान हाउसिंग और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में हमने देखा है खरीदारी का जश्न मना है। ऑलराइट, और इस समय देखिए सीएनबीसी आवाज पर एक और सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, सरकार को कालाधन जमा होने का शक था और सरकारी एजेंसीज ने कार्यवाही भी करी है। जी हाँ, 2 दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि नकदी की किल्लत है देश में। और देखिए एक और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं। हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या है जानकारी आपके पास? देखिए, यहाँ पे जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नगद निकासी की जो घटनाएं लगातार आ रही थी, बड़े पैमाने पर कैश निकल रहा था, इसके बाद अब सरकार काफी सतर्क हो गई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चौकसी अपनी बढ़ा दी है। पिछले 2-3 दिनों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार छापेमारी कर रहा है और छापेमारी का केंद्र पहले चरण में था वो था कर्नाटक। चूंकि वहां पे चुनाव होने थे तो आशंका थी वहां पे नगद निकासी ज्यादा हो रही है, तो कर्नाटक में 3 से 4 जगह छापेमारी हुई और वहां पे अब तक 4 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उसके मुताबिक ये जो पैसे बरामदगी हुई है वो सब कॉन्ट्रैक्टर के जरिए हुई है, जो कॉन्ट्रैक्ट का काम करते थे उनके पास से बरामद हुई है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसी छापेमारी और कर रहा है और ये जानने की कोशिश में जुटा है कि आखिर पैसे निकाला आपने, आपके पास एक सीमा से ज्यादा पैसा पाया गया तो आपको बताना होगा कि आखिर इस पैसे का आप करेंगे क्या। अब आप पूछें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये जानकारी कैसे आ रही है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, तो ये जानकारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एफआईयू के साथ मिलकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जुटा रही है। यानी बैंक से आप ज्यादा पैसा निकालेंगे, मोटी रकम निकालेंगे तो तत्काल वो जानकारी सीधे चली जाती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास और वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जानकारी आती है कि अमुक शख्स ने इतने पैसा लगातार निकाल है मोटी रकम के। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पूरा सर्वे करता है और उसको संदेह होता है तो उस पर छापेमारी कर रहा है। अब तक ये छापेमारी का केंद्र सिर्फ कर्नाटक था, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्र बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में भी छापेमारी की जाएगी जहां जहां नगद निकासी बहुत ज्यादा हुई है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह जो बार बार मैं पिछले 2 दिनों से कह रहा हूं और मैंने ये सवाल पूछा भी था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी से कि क्या आपको लगता है काला धन जमा हो रहा है, तो उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वही संदेशा था कि सरकार इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी। और ये इस वजह से कि लगातार नगद निकासी दोगुने से ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखें पिछले 3 महीने में 45,000, 42,000, 40,000 करोड़ रुपए हर महीने निकले जा रहे हैं और इस महीने तो पिछले 13 दिन में 45,000 करोड़ रुपए निकल जाए, जो सामान्य दिनों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। और ये सरकार को साफ संदेह था कि काला धन जमा हो रहा है और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी तरफ बड़ा कदम उठाया है। तो साफ तौर पर देखिए लक्ष्मण, आपको लगातार इस खबर का अपडेट देते आ रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले आपको बताया था कि इस समय नकदी की किल्लत हो रही है। उसके बाद हमने देखा अब बैंकिंग सचिव की तरफ से बयान आते हुए और अब यहाँ पर आयकर विभाग सख्ती बरत रहा है और जांच कर रहा है साफ तौर पर। और देखिए कुछ ठोस कदम भी उन्होंने उठाए और 2 दिनों में 4 करोड़ रुपए की नकदी की जब्त भी हुई है। शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस जानकारी के लिए। बहरहाल बाजार पर वापस रुख करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए तेज गिरावट देखने को मिल रही है, 3.5% नीचे। इंडियन बैंक प्रेशर में आता हुआ, तो सरकारी बैंकों में ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी अगर जो एनपीए वाली जो नियम है उनमें ढील नहीं बरती गई तो फिर इसीलिए देखिए ये सारे के सारे शेयर पिटते हुए नजर आ रहे हैं। शुभम, सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्या लग रहा है आपको पीएसयू बैंकिंग स्पेस में? बीओबी, इंडियन बैंक या कोई और बैंक अगर आपके रडार पर आया हो पिछले 15-20 मिनटों में जिस तरह से प्रेशर हुआ है? पहला तो मुझे लगता है बहुत कन्विंसिंग यहाँ पे मूव है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जहाँ पे एक ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है और मोस्ट ऑफ दीज बैंक में अगर हम बात करें तो जो टारगेट है वो काफ़ी नीचे है, बिकॉज एक डिसेंट पुल बैक हमें रिसेंटली देखने को मिला था। मुझे लगता है कि जो पहले लो बना था वो वापस रिटेस्ट होने की तरफ अब ये बैंक्स बढ़ रहे हैं। सो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक सेल ट्रेड बनाया जा सकता है, स्टॉप लॉस होगा 145 का और टारगेट होगा 130 का। और जो दूसरा ट्रेड हम ले सकते हैं वो होगा एसबीआई पे, जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन अभी
तुरंत हुआ है चार्ट पे, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक कंटिन्यूड सेलिंग आएगा। टारगेट होगा 235 रुपये का और स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 252 रुपये पे। चलिए, तो SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में बिकवाली करके चले, यहाँ पर दबाव रहेगा। इसी के साथ एक और स्टॉक जो बैंकिंग स्पेस से ही जुड़ा हुआ है, जो और भी टूट रहा है, वो है एक्सिस बैंक। ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर सुबह से ही कमजोरी थी, अब आप देखेंगे पिछले 10-15 मिनटों में जब से खबर आई है 1% और गवा चुका है। राजेश सातपुते भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आफ्टरनून, बताइए एक्सिस बैंक क्या इस समय यहाँ पर आप शॉर्ट करेंगे? इनफैक्ट मुझे लगता है हर्षद जी यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन प्रेशर ज़्यादा है, और जो बॉटम हमने देखा था 475 480 के आसपास, और वहाँ से जो रैली देखी थी 550 तक की, मुझे लगता है ये जो रैली है इसको ये रिट्रेस कर रहा है, और इसका जो रिट्रेसमेंट का टारगेट है वो लगभग मुझे लगता है 515 के आसपास है। तो इतने छोटे से लेवल के लिए शॉर्ट करना मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की होगा। मे बी एक टेस्ट करके फिर से वो फिर से रिकवर हो जाए, तो आई थिंक फिलहाल तो शॉर्ट अवॉइड करें। और ICICI बैंक भी कमजोर हो चला है हेमंत। देखिए, अब ICICI बैंक कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में टिका था, लेकिन अगले कुछ मिनटों में शायद गिरावट दिखाएगा। सिर्फ 3 रुपए की ही बढ़त यहाँ पर, इनफैक्ट वो भी इसने बढ़त पूरी गवा दी है आधे % के नुकसान के साथ। और ICICI बैंक मेरे ख्याल में अगला वो लूजर होगा निफ्टी बैंक का। बिल्कुल हर्षिता, आपने बहुत सही बताया। और आपको बता दूं कि ये जो NCLT का मामला कल सामने निकल कर आया था, जो पहला केस सॉल्व हुआ है इलेक्ट्रो स्टील का, जो खरीदा है वेदांता ने, और देखिए जो हेयर कट है वो 60% का लिया गया। बाजार मानकर चल रहा था 40-45% तक का बैंकों को हेयर कट लेना पड़ेगा, और उसमें ICICI बैंक और SBI ये बड़े लेंडर्स थे। और इसीलिए भी देखिए आज ICICI बैंक चल तो रहा था, लेकिन बाजार में कई लोग कह रहे थे कि दरअसल ये मूव जस्टिफाइड है नहीं, क्योंकि सुबह से कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स है, खासतौर पर मैक्वायरी की रिपोर्ट्स देख लीजिए, वो सब यही कह रही थी कि 60% का हेयर कट सही बड़ा हेयर कट है, और अब ये तो पहला ही शुरुआत है। हो सकता है कुछ और केसेस में इससे ज़्यादा हेयर कट भी इन बैंकों को लेना पड़े, क्योंकि अभी तो 11 मामले और बाकी हैं जी। और सबसे ज़्यादा एक्सपोजर अगर किसी 3 बैंक का है, एक तो स्टेट बैंक, ICICI बैंक, और ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में पंजाब नेशनल बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। तो इन्हीं पर सबसे ज़्यादा वो प्रेशर आता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि ICICI बैंक का जिक्र हो रहा है, शुभम आप एक कॉल दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक अब नया फिसलने लगा है। और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर ले आते हैं, क्योंकि ये 160 पॉइंट के नुकसान के साथ, और इसने पूरे मार्केट में जो भी बची हुई तेजी थी वो भी गायब की है। जी बिल्कुल हर्षदा, यहाँ पे अगर ICICI बैंक की मीडियम टर्म अगर हम ट्रेंड की बात करें, 290-292 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, जहाँ तक स्टॉक ने ऑलरेडी रिटेस्ट कर लिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से वापस डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो जाना चाहिए। सो 2 इंपॉर्टेंट लेवल होगा। स्टॉप लॉस पहली बात तो 296 पे रखना चाहिए शॉर्ट ट्रेड के लिए। 285 का एक टेम्पररी सपोर्ट एरिया है, वो अगर टूट जाता है तो और एक्सेलरेट हो जाएगा, और जो ओवरऑल टारगेट होगा वो होगा 270 रुपये। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले आपको अभी शुभम ने बताया SBI, और SBI भी एक बड़ा लेंडर था, और NCLT का मामला जो कल सुलझा, उसमें देखिए इनके लिए अच्छी खबर नहीं थी दरअसल। तो आज ये थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म ही कर रहा था। बाजार में जितनी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी उतनी SBI में नहीं देखने को मिल रही थी, और जब ये खराब खबर आई तो देखिए SBI में दबाव, ICICI बैंक में दबाव, और सारे के सारे PSU बैंक तेज़ी से नीचे की तरफ फिसलते हुए अब 150 पॉइंट नीचे हो गया। बैंक निफ्टी जो सपोर्ट की बात कुछ देर पहले अनुज कर रहे थे कि ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है 25,200 का, बैंक निफ्टी पर देखिए इस समय वो सपोर्ट टूटा है, तो उस सपोर्ट के आसपास रुके ज़रूर थोड़ी देर देखिए, और उसके बाद ये अचानक से फिर से एक नया सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बैंक निफ्टी अब दिन के निचले स्तर पर पहुंचता हुआ, और मिड कैप इंडेक्स हो या फिर निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, ये सारे के सारे सूचकांक इस समय लाल निशान में पहुँचते हुए दिख गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका इस एनालिसिस के लिए, इस जानकारी के लिए। ashwinigujaral.com के अश्विनी गुजराल हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अश्विनी हाय, बताइए अब क्या व्यू बन रहा है? अचानक से खराब खबर ने पूरे के पूरे बैंक निफ्टी को नीचे खींचा है, और उसके चलते मार्केट भी नीचे आ गया है। क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, अगर हम देखें तो कुछ समय पहले तक बैंक निफ्टी का कल का हाई और आज का हाई बिल्कुल सेम था, और ऊपर की तरफ काफ़ी लेबर्ड मूव्स आती थी। तो एक तरह की लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट बन गया था, जहाँ से 50 पॉइंट की ट्रेडिंग हो रही थी। तो ये न्यूज़ सिर्फ ट्रिगर है, और इसकी वजह से बैंक निफ्टी या निफ्टी में एक्सपेंशन शुरू हो गया है नीचे की तरफ। इसका मतलब ये है कि एक लंबा करेक्शन कह लीजिए 100-150 पॉइंट का अब आ सकता है। तो अगर आप शॉर्ट हैं बैंक निफ्टी में या नहीं है, तो इस वक्त शॉर्ट लेने का वो है, और चांसेस आर के दिन के लो पे बंद हो सकता है। क्यों?
क्योंकि जब नैरो रेंज लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट एक्सपैंड होना शुरू होता है तो एटलीस्ट पहले दिन जो है उसमें काफ़ी एक पैनिक सेलिंग टाइप का माहौल बनता है, जो कि हम अभी बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो एक 50 पॉइंट की रेंज बन रही थी निफ्टी में वो टूट रही है, और बैंक निफ्टी में भी जो हम एक 200-250 पॉइंट की रेंज देख रहे थे वहाँ भी आज ब्रेकडाउन आया। आज सुबह मैंने ये इंडिकेट किया था कि शायद ये ट्रैप हो और फॉलो थ्रू ना मिलने पाए, तो वैसा ही कुछ एक्शन हम इस वक्त देख रहे हैं। बस आते हुए आप देखिए 18.5 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 19.5 करोड़ के आसपास आया है। रेवेन्यू में 7% का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन्स 12.3% से 12.4% हो गए हैं। और इसके बाद बाजार में क्योंकि थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है, मास्टेक में अच्छी तेजी देखी गई थी और अब आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। नंबर्स ठीक ठाक हैं लेकिन कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नज़र नहीं आ रहा है और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई मास्टेक के नतीजों के बाद। बाजार की सेहत अगर मजबूत होती तो हो सकता है नंबर्स पर बढ़ जाता, लेकिन इस समय मार्केट का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है और देखिए ये स्टॉक अब नीचे की तरफ फिसलता हुआ नजर आ रहा है। अश्विनी, ये तो बात हुई मास्टेक की, लेकिन आपने कौन से शेयर ढूंढे हैं, कहां पर इस समय ट्रेडिंग करके पैसा बन सकता है हमारे दर्शकों का? देखिए, खासकर पीएसयू बैंक्स में बहुत प्रेशर है, कॉर्पोरेट लेंडर्स ओवरऑल। सो बीओबी में सेल है 148 का स्टॉप, 136 का टारगेट। एक्सिस बैंक में सेल है 535 का स्टॉप, 515 टारगेट। और गोदरेज कंज्यूमर खरीदा जा सकता है, यहाँ बाय है 1100 का स्टॉप, 1210 का टारगेट। चलिए, तो एक्सिस में बिकवाली करें और वो स्टॉक अब 2% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बिकवाली का ही कॉल यहाँ पर आता हुआ, और एक स्टॉक जो सुबह से टिका हुआ है तेजी की तरफ, गोदरेज कंज्यूमर, इसमें तेजी की पोजीशन ली जाए। शुक्रिया अश्विनी हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। लेकिन मार्केट की स्थिति और भी बिगड़ती हुई और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 200 पॉइंट नीचे। इसका भार निफ्टी पर पड़ रहा है और शायद आज अगर स्थिति और बिगड़ती है निफ्टी बैंक की तो निफ्टी भी 10,500 पर दस्तक दे, यानी कि निचले लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। तो 10,600 की झलक हमें दिखी आज, लेकिन वहां पर पहुंचा नहीं। वहां से सीधा हमने देखा है बेयर्स एक बार फिर हावी होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये मेरे ख्याल में 10वां या 11वां सत्र होता तेजी का, ये 10वां सत्र होता। अगर हरे निशान में बंद हो जाएंगे तो अभी भी 10वां सत्र होगा। लेकिन बैंक निफ्टी में ये जो खबर आई हर्षदा, इसने दरअसल पूरे बाजार का मूड बिगाड़ दिया। और राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, आपके चार्ट्स पर कोई किसी शेयर में अगर कोई बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा हो तो बिल्कुल हमें इंटरप्ट करके बताइएगा, जहां पर सेल साइड की पोजीशंस बनानी चाहिए। और इस समय क्या करेंगे बताइए? बाजार में 9 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन वाला दिन कल का दिन थोड़ा कंसोलिडेशन वाला रहने वाला है। इनफैक्ट मुझे इतना बड़ा सेल ऑफ नहीं लगता। ये बहुत लाजमी था क्योंकि हमने 10,000 से लेकर 10,600 तक का पुल बैक देखा। आज ऑलमोस्ट हम लोग 10,600 को टेस्ट करने के बाद ये फिसला है। प्रॉफिट बुकिंग तो इमिनेंट है, कुछ ना कुछ तो न्यूज़ आना है, उसके बाद थोड़ा बहुत तो प्रेशर होना ही है। बट एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा निफ्टी की तरफ देखो, निफ्टी का ऑप्शंस का डेटा देखो, तो मुझे लगता है देखिए लगभग 12 लाख शेयर आज 10,500 के पुट में जुड़े हैं। तो मुझे लगता है हेमंत जी, जब तक 10,500 इंटैक्ट है तब तक मुझे लगता है कि सीरीज़ के हिसाब से बायस जो है उसे पॉजिटिव रखे तो बेटर है। प्रॉफिट बुकिंग आना ये इज़ क्वाइट नेचुरल क्योंकि चला भी है हमारे बाजार। तो मुनाफा वसूली है, चिंता मत कीजिए। चिंता तभी करेंगे जब 10,500 का लेवल टूटेगा, वहां से तो हम दूर हैं, करीब 40 पॉइंट की दूरी बनी हुई है। लेकिन बैंक्स मूड बिगाड़ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। आशीष महेश्वरी भी हमारे साथ हैं। आशीष, ये जो डेवलपमेंट है और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने एक डिटेल स्पीच दिया, उन्होंने कहा है कि वो एक दिन वाला एनपीए वाला रूल लागू होना चाहिए क्योंकि सिस्टम को साफ करने की जरूरत है। इसी पर निफ्टी बैंक टूटा है। आप कैसे पढ़ रहे हैं और यहाँ से आगे की चाल क्या रहेगी? क्या और मार खा सकते हैं ये सरकारी बैंक, क्या ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर? देखिए, मेरा मानना है कि पिछले 1 महीने में यदि देखें बैंक निफ्टी की तरफ तो बिल्कुल निफ्टी के साथ में ये कंधे से कंधा मिला के परफॉर्म किया है। करीब 4.5% का इजाफा निफ्टी में भी देखने को मिला और बैंक निफ्टी में भी। तो मेरा मानना है जब इतना बड़ा एक ऑलरेडी रैली हो गया है तो थोड़ा सा करेक्शन बिल्कुल आ सकता है। और बैंक बहुत फ्रेजाइल कंडीशन में है, तो जहाँ पर भी थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ बैंक्स के लिए आता है तो बिल्कुल एक पैक ऑफ कार्ड्स की तरह उसमें रिएक्शन देखने को मिलता है और वही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस क्वार्टर में भी जो नतीजे आएंगे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से, वो भी कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रहने वाले नहीं हैं।
और काफ़ी सारे राइट ऑफ हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और इक्विटी मार्केट में भी काफ़ी मार्क टू मार्केट लॉसेस वगैरह भी हैं। तो मेरा मानना है ज़रूर ये सारे स्टॉक 52 वीक लो के पास में ट्रेड कर रहे हैं, बट अभी भी थोड़ा सा इन सारे स्टॉक्स में प्रेशर बना रहेगा। और जब भी फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक प्रेशर में आएंगे तो मार्केट को नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। तो मेरा मानना है 10-1 दिन की रैली के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन और थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, और वो आ रही है और शायद ये 1-2 दिन और जारी रहेगी। बाजार की चाल में आप देखिए दबाव ही बना हुआ है और निफ्टी बैंक ने जो मूड बिगाड़ा है वो सेल साइड की पोजीशंस और एक्टिव हो गई हैं। सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर था कार्यक्रम की शुरुआत में, अब 35 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रेशर है, और प्रेशर तो एक स्पेस पर है। जो तमाम कंपनियां एनसीएलटी में पहुंची है वो तो सुबह से ही पिट रही हैं। यहाँ पर इनफैक्ट वो पूरा स्टैक आपके लेकर आएंगे। भूषण स्टील, मोनित इस्पात, इलेक्ट्रो स्टील में भी हमने देखा था सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा सेल साइड की पोजीशंस बनी हुई हैं। इस पर फोकस करते हैं क्योंकि डर यही है कल की जो वेदांता के हाथ वो पूरा मामला गया है कि फाइनली रिटेल निवेशकों के हाथ तो कुछ लगेगा नहीं, और उससे ज़्यादा जो बैंकों को हेयर कट लेना पड़ रहा है वो काफ़ी मोटा हेयर कट लेना पड़ रहा है। 60% का हेयर कट इन्होंने इनफैक्ट पहले केस में ही देखा जो कल सेटल हुआ, लेकिन बाकियों में क्या, और जो लोग इन स्टॉक्स में निवेश करके बैठे हैं उनका क्या होगा। आशीष महेश्वरी हमारे साथ है, अरुण ठुकराल को भी जोड़ते हैं इस कॉन्वर्सेशन में। ठुकराल साहब, ये देखिए एक बहुत बड़ा गैम्बल रहा है क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि भूषण, मोनिट इस्पात फाइनली एसेट्स अच्छे हैं और किसी बड़ी कंपनी के हाथ ये कंपनी जाएगी। ऐसी स्थिति में रिटेल निवेशकों ने देखा कि चलिए अच्छा मोटा पैसा बन जाएगा तो कुछ बात काम की बात निकलेगी, लेकिन वैसा हो तो नहीं रहा है। स्टॉक्स लगातार लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहे हैं, बैंक्स फंसे हुए हैं, पहले उनको रिलीफ मिलेगा फिर कोई रिटेल निवेशकों की बात सोचेगा। ऐसे में आपकी सलाह क्या होगी? एनसीएलटी वाले केसेस में क्या ये तगड़ा गैम्बल है, उसमें लक आजमाना चाहिए या फिर दूर ही रहें? देखिए, पहले तो हमें ये प्रोसेस को समझना है कि एनसीएलटी प्रोसेस क्यों हो रहा है। तो फाइनली जो आरबीआई या गवर्नमेंट का ये मानना था कि कहीं ना कहीं इन कंपनीज को एक रेजोल्यूशन देना है, तो जहाँ तक वो ऑब्जेक्टिव है तो उसको अगर देखा जाए तो जैसे पहला केस आज इलेक्ट्रो स्टील का हमने देखा कि वो सेटल हो गया है, और कम से कम जो 12 केस थे उसमें से एक केस ये चला गया है। और हमने ये जो देखा कि रिटेल निवेशक का इसमें कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, और इस पहले केस में इवन लेंडर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब थोड़ा हेयर कट ज़्यादा लेना पड़ा। बट कुछ ऐसे केस भी हैं जैसे आगे भूषण स्टील है या एसआर है या बिनानी है जिसके लिए देर आर मोर देन वन शूटर, तो ज़्यादा लोग जो हैं उन कंपनीज़ के पीछे लगे हैं और वो चाहते हैं। बट आप जो बात कर रही हैं वो रिटेल निवेशक के बारे में बात कर रही हैं, तो वो मैं सही कहूँगा कि उनके लिए ये गैम्बल ही है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि किस कंपनी में कितना फाइनली जाके रिटेल निवेशक को फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल से रिटेल निवेशकों को इतना ज़्यादा इसमें नहीं घुसना चाहिए, बिकॉज देर आर लॉट अदर अपॉर्चुनिटीज़, इतना सब अपॉर्चुनिटीज़ सेक्टर्स जो हैं वहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ गैम्बल जैसे आपने वर्ड यूज़ किया, तो मुझे भी लगता है आफ्टर दिस केस कि कहीं ना कहीं रिटेल निवेशकों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें नहीं हुआ है, और ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आगे भी कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बट एज ए प्रोसेस वी शुड वेलकम कि धीरे धीरे ये केस निकलेंगे और किसी किसी जगह में लेंडर्स को भी थोड़ा अच्छा पैसा मिल जाएगा वापस, और रेजोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। आशीष जी, आपने किस तरह से देखा, समझा इस पहले मामले को, और फिर अगर उसको आपको एक्सट्रापोलेट करना हो, क्या ये सही होगा समझना कि दरअसल एक्वायरर को ही फ़ायदा हो रहा है, बैंकों को बड़ा हेयर कट लेना पड़ रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में कुछ खास लग नहीं रहा है? क्योंकि आप देखिए इस मामले में जो कंपनी खरीद रही है उसको 90% हिस्सा मिल रहा है, और 10% हिस्सा जो है वो लेंडर्स और शेयर धारक के पास जो शेयर थे वो बन रहा है, जो नया कंपनी का स्वरूप निकल कर आ रहा है। आप कैसे देखते हैं? और जो लोग फंसे हुए हैं अभी भी, मोनिट इस्पात, इलेक्ट्रो स्टील, भूषण, आलोक, ज्योति स्ट्रक्चर, जेपी इंफ्रा, एमटेक ऑटो, क्या अब भी निकल जाना चाहिए इन स्टॉक्स में? कुछ दमखम बाकी नजर आता है या वेट करें इनके रेजोल्यूशन होने तक? सबसे पहले तो जो रेजोल्यूशन वाले प्ले हैं वो बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न
टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो यदि आपको यदि देखना है कि 2 रुपये 80 पैसे में आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो आप इन स्टॉक्स को बिल्कुल बाय करिए। और अपसाइड यदि आपको लॉन्ग टर्म में मिल रहा है तभी और उम्मीद है आपको, तभी आपको कोई मुनाफा मिल सकता है। बट मेरा मानना है कि ये सारा जो प्रोसेस है वो रिटेल निवेशकों के लिए नहीं है। ये सारा प्रोसेस बैंक्स को अपनी बुक क्लीन करने के लिए और उस एसेट को किसी सूटर को देने के लिए है। तो जो भी एक्वायरर है वो चाहेगा उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, क्योंकि वो मैक्सिमम कैश आउटफ्लो करके अपनी बुक्स में से उस एसेट को परचेज कर रहा है। तो मेरी सही मायनों में सलाह रहेगी कि इस किसी भी रिजोल्यूशन रिलेटेड कंपनी में कोई बहुत बड़ा पैसा कभी बन नहीं सकता, क्योंकि आपके फेवर की वहाँ कोई बात ही नहीं। और ये सारा जो रिजोल्यूशन है वो बैंक्स के हित के लिए या बैंक्स को सिर्फ अपनी बुक्स क्लीन करने के लिए किया जा रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इन स्टॉक्स में इनफैक्ट हमने भूषण में भी देखा, मोनेट में भी देखा कि अपने जो पीक से 50% तक स्टॉक नीचे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो धीरे धीरे जो इल्यूजन है लोगों का, रिटेल निवेशकों का, कि शायद जाके कुछ बड़ा पैसा बनेगा, वो ऑलरेडी टूट रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी इन किसी भी स्टॉक में निवेश ना किया जाए, वो बेटर है स्ट्रेटेजी होगी। वो लगातार यही बता रहे थे कि इन कंपनियों में देखिए जो खरीदार हैं उनका फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, और लगातार एक के बाद एक बोलियां आ रही थी, लेकिन ये सारे शेयर नीचे जा रहे थे। और कहते हैं ना, भाव भगवान है, और भाव बता रहा था कि दरअसल शेयर धारकों के हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। और देखिए ये जो पहला रेजोल्यूशन हो गया है उसने ये बात की बिल्कुल साफ तौर पर पुष्टि एक बार फिर से कर दी है। जी हाँ, और ये प्रेशर पॉइंट रहा है। देखेंगे यहाँ पर आगे क्या रेजोल्यूशंस आते हैं, क्योंकि अगली लिस्ट सामने है। मोनेट, भूषण, होपफुली वहाँ पर कुछ रेजोल्यूशन आए। बिनानी इंडस्ट्रीज में आज यहाँ पर कोर्ट में मामला गया था, लेकिन वो कल तक टल गया है, तो कुछ और अपडेट्स आएंगे इस मामले में। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स पर फोकस करते हैं। और टेक्नोलॉजी फ्रंट पर आज भले ही ऊपरी लेवल से पोजीशंस हल्की होती हुई दिखाई दी हो, लेकिन टीसीएस से उम्मीद है कि थोड़ा सा इन्फोसिस के मुकाबले तो बेहतर प्रदर्शन कंपनी डेफिनेटली दिखाएगी। और निजी बैंकों में एक बैंक है जिसने आउट परफॉर्म किया है, वो है इंडसइंड बैंक। दोनों कंपनियों के नतीजे आएंगे कल। अब क्या उम्मीद है बाजार की, इस पर फोकस करते हैं। आशीष हमारे साथ है और सोनम मेहता भी। आशीष, पहले टीसीएस क्या एक्सपेक्ट करें? नहीं, नंबर्स अच्छे होंगे, इन्फोसिस से तो बेहतर होंगे, आप सही कह रहे हो। अच्छा, आपको याद होगा 13 मार्च को प्रोमोटर्स टाटा सन्स ने चंक बेचा था। उसके बाद इस स्टॉक ने 2820 के लोज लगाए थे, और वहां से पिछले 15 दिनों में गजब की तेजी है। ऑलमोस्ट 13% का उछाल दिखा चुका है, और अब ये स्टॉक जहां पे खड़ा है महज 1.5% दूर है अब तक के अपने इन रिजल्ट से पहले आपने देखा है। तो उस लिहाज से रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि टीसीएस अपने मेक और ब्रेक लेवल्स के आसपास, पुराने हाइस के आसपास खड़ा हुआ है। अब 25% प्रीमियम ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस के मुकाबले। तो अगर प्रीमियम वैल्यूएशंस यहां पे जस्टिफाई होने, तो मैनेजमेंट कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होगी। जहां तक Q4 नंबर्स की बात है, डॉलर आई में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2.5% का उछाल। कांस्टेंट करेंसी में 1.25% का उछाल होगा, जबकि इन्फोसिस के केस में आपको याद होगा महज 0.6% की ग्रोथ थी। तो इन्फोसिस तो कहीं बेहतर। और ये अच्छी ग्रोथ क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको याद होगा इसकी सब्सिडियरी थी डिलीजेंटा, जिसको लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप का जो लाइफ और पेंशन कारोबार है, स्कॉटिश विडोज, एक बड़ा ऑर्डर मिला था सितंबर में पिछले साल। अब वहां पे वो रैंप अप शुरू होगा, तो उसकी मदद मिलनी है। मार्जिन्स 30 बेसिस पॉइंट सुधरेंगे। और क्यों सुधरेंगे? क्योंकि करेंसी जो पॉजिटिव रही है इन कंपनीज के लिए, उस टेलविंड्स का फायदा होगा, और इसलिए मुनाफा भी एक्सपेक्टेड है कि करीब 3.5% का उछाल दिखाएगा। तो ये टीसीएस आएगा कल। देखिए बाजार बंद होने के बाद 5:30 बजे, और इसके ऊपर नजर होगी कि आज बचे हुए समय में और कल के दिन में ये टीसीएस किस तरह से प्रदर्शन दिखाता है। लेकिन मुझे याद आता है आशीष, जिस दिन इसका पेरेंट ने, टाटा सन्स ने 1.5% हिस्सेदारी 8,000 करोड़ रुपए में बेची थी। महेश्वरी साहब बताइएगा अब क्या करना चाहिए। उस दिन इस स्टॉक में दबाव बना था, और उसके बाद से जबरदस्त रिकवरी इसमें देखने को मिली थी। तो 3,050 वाला शेयर 3,150 हो गया, और म्यूचुअल फंड ने भर भर कर खरीदा था ये टीसीएस का शेयर। और हम भी लगातार हर्षदा उस दिन कह रहे थे कि मौका है, इतना बड़ा हिस्सा बिक रहा है, खरीदना चाहिए, लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे। तो उस दिन से अब तक तो 100 रुपये बन चुके हैं। ये बताइए 100 रुपये का एक और मूव क्या एक्सपेक्ट किया जाए नतीजों तक? नतीजों के बाद भी क्या 3,200 के आसपास या 3,250 के आसपास ही 52 वीक्स हाईज वापस छू सकता है? टीसीएस आपको पसंद है क्या?
जी, इनफैक्ट आईटी सेक्टर मुझे ओवरऑल काफ़ी पसंद है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, और टीसीएस उस रैली को लीड करने में बिल्कुल सक्षम रहेगा। और इस क्वार्टर में भी मेरा उम्मीद है कि कम से कम 5% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज़ होगा, तो करीब 6,850 से 6,900 करोड़ तक का भी मुनाफा इस क्वार्टर में आ सकता है। और जो करेंसी का उन्हें एक टेलविंड मिला है, यदि आप यूएसडी देखें तो 6340 था जनवरी में, आज 6575 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूरो 76 था जनवरी के बिगनिंग में, जो अब 82 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जीबीपी 86 से आज 93-94 के आसपास आ गया है। तो कोई शक ही नहीं है कि आईटी कंपनियों के जो नतीजे इस क्वार्टर में और आगे आने वाले कई क्वार्टर्स तक, जब तक ये करेंसी का हेडविंड भी है और इसके साथ में जो उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स का भी फ्लो कंटिन्यूस चालू है, तो ये सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। और प्री रिजल्ट के लिए भी मेरी सलाह रहेगी कि टीसीएस में बिल्कुल बाइंग की जा सकती है। तो टीसीएस में ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी और ऑफ कोर्स वो स्टॉक एक्शन में रहेगा। शुक्रिया आशीष वर्मा इस अपडेट के लिए। इंडसइंड बैंक पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एसटीबीटी की बारी है, तो पहले वो ट्रेड्स आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इस सेल ऑफ के बीच में कितने लोग बीटीएसडी की पोजीशन रखना चाहेंगे सामने। नीरव वखारिया की राय लेने से पहले एक स्टॉक जो रेडार पर है वो है इंडसइंड बैंक का, जो राजेश सातपुते ने काफ़ी समय पहले आइडेंटिफाई किया है। नतीजे कल आएंगे, याद रखिएगा, तो उसकी मैं पहले चर्चा करने वाली हूँ। ये आपके लिए क्या ट्रेड रहेगा आज का? हर्षदा जी, मुझे लगता है इससे क्लियर कट सेल सिग्नल है यहाँ पे। करीबन 1550 से लेके 1860 तक का एक अच्छा उछाल हमने देखा, अच्छा रैलीज में देखा, और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिट्रेस होना चाहिए। ये जो रिट्रेसमेंट का जो टारगेट बनता है, मुझे लगता है करीबन ये 1770 से लेके 1780 तक का एक करेक्शन ड्यू है। अगर करंट भाव पे बेचना है 1840, इनफैक्ट हमने जब बात की तो 1860 के आसपास था, 1870-75 का एक स्टॉप लॉस दिमाग में था, तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा, लेकिन टारगेट भी उतना ही डीप है। एट द सेम टाइम हम लोग जो सेल की बात करिए तो उसमें 2 कॉल्स में मुझे सेल ऐड करने हैं। एक है अडानी एंटरप्राइजेस, मुझे लगता है टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा वीक है, 140 के ऊपर चला नहीं है, 140-41 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है 120 तक का एक फॉल इसमें बाकी है। एंड रिलायंस कैपिटल, मुझे लगता है इस काउंटर में भी वीकनेस है, 436 करंट मार्केट प्राइस है। अपसाइड में मुझे लगता है 440-445 के आसपास इसके ऊपर जाना और उसके ऊपर टिकना उसके लिए बहुत मुश्किल साबित पड़ता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये करेक्शन में फिर से आएगा और 400 तक का फॉल इसमें दिखता है। तो ध्यान रखिए, ये 3 स्टॉक्स हैं, एसटीबीटी, इंडसइंड बैंक, आर कैप, अडानी एंटरप्राइजेस, तीनों में बिकवाली करने की राय हमारे एक्सपर्ट की, और हम आपको कुछ ही देर में बताने वाले हैं इंडसइंड बैंक के नतीजे कैसे आएंगे। लेकिन पहले आपको एसटीबीटी और बीटीएसटी आइडियाज अपने बाकी के एक्सपर्ट्स की भी दे दें। नीरव वखारिया जो हेड ऑफ रिसर्च हैं शेर खान इंडिया के, वो कह रहे हैं कि बेचकर चलिए इंडियन बैंक को, यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। रेमंड में भी बिकवाली करने की राय है। इंडियन बैंक में 300 के टारगेट्स उनको नजर आ रहे हैं, और रेमंड में उनको लगता है कि 1026 के टारगेट्स नजर आ सकते हैं, 1055 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। निशान जैन की राय भी बता देता हूँ। येस बैंक बेचने की राय उनकी तरफ से निकल कर आ रही है, 304 का टारगेट उनको नजर आ रहा है, और खरीदारी करने की तरफ वो कह रहे हैं कि अमर राजा बैटरीज को हश्ता खरीद कर चलना चाहिए। संदीप वागले को भी जोड़ लेते हैं। और वागले साहब बताइए, मार्केट तो पूरी तरह से घूम गया, क्या ट्रेड लेंगे? हर्षदा, एक एसटीबीटी होगा जो है इंडियन बैंक, जो 311 के स्टॉप लॉस से बेचे। मुझे लगता है 300 के लेवल्स कल देखने को मिलने चाहिए। और बीटीएसटी के तौर पे मैं जाऊंगा वी गार्ड के साथ, मुझे इसमें स्ट्रेंथ दिखती है, कल ये आउट परफॉर्म कर सकता है। 237 का स्टॉप लॉस होगा, 251 का टारगेट होगा। तो ये स्टॉक मजबूत है। वागले साहब, सुबह बात हो रही थी जेट एयरवेज की, कल भाग गया था और आज लग रहा था कि गिरेगा, 4-4.5% नीचे है। कोई सेल सिग्नल आया है अभी क्या? हेमंत, पैटर्न बिल्कुल रिवर्स हो चुका है। 630, 635 के लेवल को ब्रेक करना नहीं चाहिए था अगर स्ट्रेंथ होनी थी तो, और मुझे लग रहा था कि शायद ब्रेक नहीं करेगा, बट जिस तरह से और जिस मोमेंटम से ब्रेक किया है, मुझे लगता है ये 580 तक जा सकता है, मे बी 580, 590। और अगर आपको बेचना है तो अभी बेचिए, मे बी एक 10 रुपये से ऊपर मुझे बाउंस बैक दिखता नहीं है। 625, 628 वहाँ पर बेचिए। 635 का स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है 600 या 590 के आसपास स्टॉक 1 से 2 दिन में जाना चाहिए। 250 पॉइंट का बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, और 100 पॉइंट नीचे इस समय सेंसेक्स कारोबार करता हुआ। तो 9 दिनों की ज़बरदस्त तेजी के बाद आज बैंकिंग स्टॉक्स की अफवाही में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन
बैंकिंग स्टॉक्स के लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इंडसइंड बैंक के नतीजे आने वाले हैं। सोनम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और कुछ देर पहले हमारे एक्सपर्ट राजेश कह रहे थे कि बेचकर चलिए। सोनम, क्या अब रियली नंबर इस बार कमजोर आने वाले हैं? जनरली तो हम देखते हैं इंडसइंड बैंक अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। बिल्कुल हेमंत, नतीजों के लिहाज से तो अच्छे ही आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है, लेकिन आपको याद होगा कि एनपीएल की डाइवर्जेंस का एक बड़ा मामला सामने आया था इंडसइंड बैंक को लेकर, जहाँ पे उनके एनुअल रिपोर्ट पे सवाल उठाया गया था। उसके बाद आरबीआई ने एक ऑडिट भी की थी जो दिसंबर 2017 में खत्म हुई थी और इस पर अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। तो लोगों का मानना है कि इंडसइंड बैंक के नतीजों में शायद कोई डिटेल्स कंपनी की तरफ से आती हुई दिखाई दे सकती है इस पूरी ऑडिट पर या फिर इस डाइवर्जेंस पर, और वो शायद बाजार के लिए एक सरप्राइज रहेगा। नतीजों के लिहाज से अच्छे आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है। कंपनी का लोन ग्रोथ मजबूत रहेगा, 23 से 25% के जंप की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। मार्जिन्स बेहद ही फ्लैट रहेंगे, 3.9% के पास रहे मार्जिन्स तो पॉजिटिव ही माना जाएगा। और कंपनी की एसेट क्वालिटी भी अच्छे ही लेवल्स पे बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही स्लिपेजेस के लेवल्स पे, ना ही एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर, और इसलिए वहां से भी कोई नेगेटिव सरप्राइज की एक्सपेक्टेशन नहीं है। एनआई मुनाफे दोनों में लगभग 20% का जंप देखने को मिलेगा, लेकिन एनपीएल डाइवर्जेंस को लेकर कोई भी स्टेटमेंट्स आते हैं तो वो बाजार के लिए सरप्राइजिंग रहेगा। ऑलराइट, तो ये रहा है इंडसइंड बैंक पर आते हुए। शुक्रिया आपका सोनम इस जानकारी के लिए। तो अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है। टीसीएस ने, ठुकराल साहब, जो मार्जिन का गाइडेंस दिया उससे बड़ी निराशा हुई, और अब इंडसइंड बैंक, सोनम बता रही हैं कि कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ओवरऑल अर्निंग सीजन आपके लिहाज से कैसा रहने वाला है इस बार? देखिए, अर्निंग सीज़न अगर आप देखें लास्ट 3 क्वार्टर से तो थोड़ा पॉजिटिव हुआ था। जैसे अगर 3 क्वार्टर देखें तो -4, फिर +10% और फिर +22%, बट दिस इज़ बीइंग द 4th क्वार्टर। तो अभी तक जो हमने इन्फोसिस का देखा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। और अभी जैसे आप बात कर रहे हैं टीसीएस का, तो आईटी कंपनीज का एज सच हमें लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स आने हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द आईटी कंपनीज। But if you look at private banks with the retail focus, if you look at retail, if you look at NBFCs, if you look at engineering companies, अगर ये सब आप कंपनीज की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है ओवरऑल नतीजे ऐसे ख़राब नहीं होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं वो अर्निंग रिवर्सल तो शुरू हो गया है और अगले 1-2 साल जो है वो आउटलुक हमारा पॉजिटिव है कि अर्निंग यहाँ से अब बेटर होंगी। अगर आप सिर्फ आईटी, फार्मा और पीएसयू बैंक को अगर एक तरफ छोड़ दें तो बाकी हमें लगता है कॉर्पोरेट अर्निंग में इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 or 2 years नाउ। तो आईटी फार्मा पर नजरें रहेंगी, वहां पर थोड़ा सा सॉफ्ट साइड रह सकता है, लेकिन ओवरऑल बेटर एक्सपेक्टेशन। शुक्रिया ठुकराल साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक स्टॉक जो इस गिरते बाजार में खड़ा है और जिसने बाजार को काफी सहारा दिया है वो है आईटीसी, और आईटीसी का जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं। इनफैक्ट बीते हफ्ते से ही हमने आपको बताया था कि एफएमसीजी कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी और आज वही होता दिखाई दे रहा है। आईटीसी ही नहीं, गोदरेज इंडस्ट्रीज, डाबर, ये दूसरे प्लेज हैं जो भागे हैं। आप इसे थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले मांग सकते हैं या फिर आप कह सकते हो कंजम्पशन थीम इतनी मजबूत है कि गिरते बाजार ने भी इन काउंटर्स की तेजी को पर आंच नहीं लगाई। आशीष महेश्वरी, आपकी राय क्या रहेगी इन काउंटर्स पे, खासकर आईटीसी जो एक आउट परफॉर्मर साबित हुआ है आज के सत्र में? बिल्कुल, इनफैक्ट अब थोड़ा सा मार्केट का फोकस शिफ्ट उन स्टॉक्स की तरफ हो गया है जिन्होंने अभी भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है, यदि 52 वीक लो देखें तो 250 का था और अभी भी ये 275 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि मार्केट में हमने सिग्निफिकेंट अपसाइड पिछले 1 साल में आता देखा। तो अब थोड़ा सा ये इन स्टॉक्स ने भी रैली में पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया है। और आईटीसी आप ध्यान करिए, पिछले साल इसी समय करीब 360 रुपये के आसपास ट्रेड करता था और कोई नतीजों में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमने सरप्राइजेस भी आते नहीं देखे, बट मुनाफा वसूली होती रही और नए स्टॉक्स की तरफ फंड्स का रुझान शिफ्ट हुआ। तो इसके कारण से इस स्टॉक में काफ़ी बिकवाली देखने को मिली। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल एक अच्छा लेवल है। जरूर अपसाइड बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती, अपसाइड मेरा मानना है यहाँ से 10-1% की और अपसाइड शॉर्ट टर्म में मिल सकती है, बट 275 के लेवल पे आईटीसी में आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया शेयर नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए पीसी ज्वेलर 4-4.5% नीचे आज कारोबार करता हुआ टॉप 3 एफएनओ लूजर्स में इसने अपना नाम दर्ज कराया है। और क्वालिटी स्टॉक्स टाइटन में भी देखिए 1000 रुपये का स्तर छूने के बाद यहाँ पर भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। वागले साहब, हम सुबह कह रहे थे आज बहुत ही बढ़िया दिन है अक्षय तृतीया का,
ज्वेलरी कंपनियों में जो मुनाफा हो रहा है एक बार तो वसूल लेना चाहिए। और देखिए अब ये सारे के सारे शेयर दिन के निचले स्तर पर अवेलेबल हैं। इवन टीबीजी जैसे स्टॉक्स में भी दबाव देखने को मिल रहा है। मेरा सवाल अब आपसे ये है, टाइटन कहाँ आकर रुकेगा? कौन सा स्तर बढ़िया है? जिन्होंने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया टाइटन की तेजी में, वो कहां पर खरीदने की चेष्टा करें टाइटन के स्टॉक को? क्योंकि इस सारे के सारे ज्वेलरी स्पेस में इस स्टॉक में बढ़िया रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस आगे भी की जाएंगी। और आज मॉर्गन स्टैनले भी कह रहा है वो इक्वल वेट अपना रेटिंग को कर रहे हैं, नीचे वो भी खरीदना चाहते हैं। तो शेयर अच्छा है, भाव थोड़ा महंगा हो गया था, आज करेक्शन आई है, कहां पर खरीदेंगे लॉन्ग टर्म के लिए बताइए। हेमंत, आई थिंक आपने मॉर्निंग में सही आइडेंटिफाई किया था कि इसमें खरीदना तो नहीं चाहिए, क्योंकि 1000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो टच करके नीचे आया और पिछले 3 दिनों से वो लेवल के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कम से कम 950-940 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। सो 940-930 मेरे लिए ये रेंज ठीक होगी। 910 के स्टॉप लॉस से खरीदे, वापस एक बार 980-990 एज अ ट्रेड जा सकता है। तो 910 यानी यहाँ से करीब और नीचे मिलता है तो फिर खरीदना चाहिए। हाँ, और मॉर्गन स्टैनली ने भी यही कहा था हेमंत सुबह में, आपको अगर याद होगा, उन्होंने कहा कि नियर टर्म में टारगेट 1050 का है, लेकिन इस समय इन लेवल्स पर नहीं खरीदेंगे। जितना ये काउंटर 900 के नीचे दिखे तब आप खरीदारी करके चले, क्योंकि करंट लेवल्स पर थोड़ा सा महंगा लगने लगा है, ये याद रखिएगा। लेकिन हेमंत, एक स्टॉक और इस पर सीएनबीसी आवाज की काफी क्लोज नजर रही है, वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। कल बोर्ड बैठक, अब पता नहीं फाइनल डिसीजन होगा या नहीं 4 शूटर्स के बीच। जी हाँ, अब इम्पोर्टेंट होगा देखना कि बोर्ड करता क्या है। और ये बोर्ड वही बोर्ड है जो पुराने प्रमोटर्स शिवेंद्र सिंह और मलविंदर सिंह ने नियुक्त किया है। तो इसके सामने ये 3-4 लोगों के बोलियां आ चुकी हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो 155-160 रुपए के आसपास की बोलियां अब तक हाथ लगी हैं, इंक्लूडिंग जो आज एक बोली चाइना की कंपनी द्वारा आई है वो 156 रुपए की आई है। तो सबसे अच्छी बोली तो IHH हेल्थ केयर की तरफ से आई है 160 की, और जो काफ़ी समय से इसको खरीदना चाहते हैं TPG और मणिपाल ग्रुप, उन्होंने 155 की बोली इनके पास सामने निकल कर आई है। तो अब ये बोर्ड को फैसला लेना है, लेट्स सी किसके हाथ में देते हैं, कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस बोर्ड के ऊपर भी देखिए अब तक तो भरोसा बाजार का रहा नहीं है। और बाजार तब ज़्यादा खुश होता कोई नया बोर्ड बन जाता और वो बोलियां उनके सामने पेश होती। तो देखना होगा, कल के कॉर्पोरेट डेवलपमेंट को प्रीएम्प्ट करना दरअसल काफी मुश्किल काम है। और ये भी देखना है कि ये मुश्किल है ये कहना कि सबसे बेहतर बोली किसकी है। IHH पूरा हॉस्पिटल पूरी चेन को खरीदना चाहता है, मणिपाल इसको स्प्लिट करना चाहता है इनके डायग्नोस्टिक बिजनेस को। बर्मन और हीरो ग्रुप कह रहा है चलिए हम 500 करोड़ पहले देंगे, फिर ड्यू डिलिजेंस करेंगे, बाकी पास पैसे बाद में आएंगे। फॉर्चून कह रहा है हम 650 करोड़ देने को इनिशियली तैयार हैं। अब देखना यही है कि वो इनिशियल पे आउट या फिर जो पहले वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को देखकर बोर्ड डिसीजन लेता है, या फिर फाइनल डील और शेयर होल्डर्स के बारे में कुछ सोचा जाता है। बिल्कुल, तो बर्मन के पास पहले से हिस्सेदारी थी, तो वो कह रहे हैं कि चलिए पहले अभी 500 करोड़ रुपए डाल देते हैं, कुछ और देखते हैं समझते हैं, और उसके बाद और पैसा डालेंगे 750 करोड़ रुपए के आसपास का। मुझे लगता है वही सबसे अच्छी डील होगी। अगर बोर्ड मेंबर्स को कोई समय बाय करना है तो वो बर्मन्स वाली जो डील है वो काम की हो सकती है, क्योंकि देखिए ये पुराने लोग हैं, पुराने निवेशक हैं, कंपनी को जानते हैं, शायद दूसरे निवेशकों से भी बातचीत करते हैं। और देखिए कोई भी डील होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो सबसे बेस्ट डिसीजन तो यही होगा, जो पुराने लोग हैं वो इस कंपनी में और पैसा डालेंगे तो दूसरे लोगों का कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चलिए 156 रुपए का फ्लोर प्राइस बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो चुका है। बताइए आप कैसे देख रहे हैं आशीष महेश्वरी जी इस पूरे मामले को? एक बात तो पक्की है, इस शेयर में पैसा तो लोगों का नहीं बना है, अटके हुए हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी अटके हुए हैं, और छोटे लोग इन्वेस्टर्स भी देखिए इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका टेक ओवर हो, कब इसके दिन सुधरें। आपकी राय क्या है? देखिए मेरा मानना है कि ये इस टाइप की जो बिड्स हैं वो आती रहेंगी, क्योंकि जो उनका जो बिज़नेस मॉडल है उसमें काफ़ी दम है, काफ़ी इमर्जिंग सेक्टर की में ऑपरेट कंपनी करती है। ज़रूर जो कंपनी के बोर्ड ने पहले प्रेफरेंस शो किया था मणिपाल ग्रुप के लिए किया था, बट अभी फोर्सून के आने के बाद से आई थिंक थोड़ा सा और यहाँ पे एक
रीबिडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो शायद दूसरे जो बिडर्स हैं वो भी अपनी बिड बढ़ाएं। बट आज नई बिड 156 रुपये आने के बाद में भी स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है, तो ये शो करता है कि शायद जो ट्रेडर्स हैं उन्हें ऐसा होप नहीं है कि कुछ भी इस कंपनी में बहुत इमीडिएट बेसिस पे होने जा रहा है। ज़रूर बोर्ड मीटिंग भी कल है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी इसका मैटर पे अभी डिसीजन होने वाला है। और इसके चलते हुए मार्केट में भी कोई बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म नहीं है फोर्टिस हेल्थकेयर के स्टॉक को लेकर। तो मेरी सलाह अभी रहेगी कि जिनके पास में स्टॉक है अभी इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अब जो भी इस कंपनी को एक्वायर करेगा वो नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगा। बट एट द सेम टाइम आपको शायद बिड्स भी ऊपर के प्राइस पर आती दिखे। तो नया इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, बट जो यदि ऊपर के लेवल पे स्टकअप हैं या जिन्होंने अभी थोड़े समय पहले खरीदा है और लंबी अवधि का नज़रिया है तो ही इस स्टॉक में निवेशित रहें। ओके, लंबी अवधि अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है, तब आप होल्ड करें, वरना आपको 144 रुपए मिल रहे हैं वो भी लेकर आप जा सकते हैं। एक दो स्टॉक्स हेमंत कैश मार्केट में जहां पर थोड़ी सी खरीदारी हो रही है। JSW एनर्जी 85.45 पर 2.5% तक का मूव है। पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर देखिए 1 से 1.5% तक की तेजी आई है। अदानी पावर में भी नेशनल लेवल से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। JSW एनर्जी अगर किसी की पोजीशन है, क्या होल्ड करना चाहिए, इस नई तेजी में पार्टिसिपेट करें या नहीं, ये बताइए आप पहले राजेश। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ मुझे लगता है कि अटकेगा। 86.50 के आसपास का ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर इन दैट केस मुझे लगता है 7 से 8 रुपए का एक अच्छा मूव, एक शॉर्ट कविंग रैली अहेड ऑफ एक्सपायरी हमें मिल सकती है। अगर आप एज ए BTST कैंडिडेट के लिहाज से सोच रहे हैं तो मुझे लगता है हमारा राजा बैटरी मुझे अच्छा लगता है इन पर्टिकुलर, कि यहाँ पे प्राइस एक्शन भी अच्छा है, ओपन इंटरेस्ट का एडिशन भी अच्छा है और बाजार में प्रेशर है, उसके चलते मुझे लगता है ये कॉन्ट्रा प्ले बनेगा और मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है एक्सपायरी के पहले। इसका जो टारगेट बनता है लगभग 880 के आसपास बन रहा है और इसका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा 830 का। ऑलराइट, तो अमर राजा बैटरी ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ अमर राजा और एक्साइड, एक बार एक्साइड भी देखते हैं। ये बैटरी वाले शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं अब पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन से। आप देखिए एक्साइड में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ये दोनों ही स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, बाजार को आज के सत्र में आउट परफॉर्म किया है। तो बाजार बंद होने वाले हैं ACC के नतीजे क्योंकि अब तक नहीं आए हैं, तो फिर कल सुबह इसके ऊपर रिएक्शन देखने को मिलेगा। आशीष, आपने किस तरह से रीड किया है अब तक जो पोल्स निकल कर आए हैं? हमारा पोल तो ये कह रहा था कि नंबर्स में मार्जिन्स के फ्रंट पर कुछ खास उत्साहित नहीं होना चाहिए देखकर, शायद वॉल्यूम्स अच्छे रहेंगे लेकिन मार्जिन्स पर प्रेशर बना रहेगा। आपका अनुमान क्या कहता है और ACC में क्या ट्रेड लेना चाहिए नतीजों से पहले आज? देखिए मैं न्यूट्रल हूँ ACC का नतीजों को लेकर। मेरा मानना है ज़रूर सेल में 10-11% का इजाफा हो सकता है, पर EBITDA मार्जिन एज वेल एज नेट प्रॉफिटेबिलिटी में दोनों में डिक्लाइन ही एक्सपेक्टेड है। तो इनफैक्ट आज स्टॉक में उसका रिफ्लेक्शन भी है कि जो डायरेक्शन है बिल्कुल म्यूटेड है। तो इस पर कोई भी कॉल लेना मेरे हिसाब से बेटर स्ट्रैटेजी नहीं होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टॉक हैं, बेटर है हम TCS पे प्ले करें। ACC पर मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट के बाद में कोई गेन बहुत ज़्यादा मिलेगा। मेटल कंपनी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो मूव है वो वहीं पर आता दिखाई दे रहा है। हिंडाल्को मेरी स्क्रीन पर 2% ऊपर कारोबार में ट्रेड करता हुआ दोपहर में नाल्को पर नजर गई थी। इस समय आप देखेंगे 3% का मूव नाल्को में आ चुका है। तो मोमेंटम प्ले इस समय के यही काउंटर्स है, हिंडाल्को, नाल्को। वागले साहब पहले एक टेक चेक दीजिए, फिर फंडामेंटली हम बताते हैं यहाँ पर एक्चुअली एल्यूमिनियम के प्राइसेस में शायद और बढ़त आने की गुंजाइश बनती दिखाई दे रही है। ऐसी एक रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की, $3000 का भाव आता दिखाई देगा ये रशिया वाली क्राइसिस के चलते। हिंडाल्को, नाल्को क्या करें? अर्शदा थोड़ी अपसाइड डेफिनेटली है। हिंडाल्को में मुझे लगता है 255, मतलब यहाँ से 4 से 5% की ट्रेडिंग अपसाइड बोथ हिंडाल्को और नाल्को में मैं देख रहा हूँ। दरअसल हर्षदा, यहाँ पे आज रिपोर्ट ये चल रही थी कि भारत जो है वो WTO में जाकर एक US के अगेंस्ट में जाकर अपनी एक अर्जी दे सकता है। इन सब रिपोर्ट्स में जो मीडिया में चल रही हैं उनके चलते आज तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, जो तेज़ी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं लोग कि ये रिपोर्ट्स निकल कर आएंगी, तो हो सकता है ये कल सुबह फिर इन रिपोर्ट्स के आने के बाद क्या होता है, तो ये इन रिपोर्ट्स के ऊपर
तेजी दरअसल आज होती हुई मार्केट में नजर आ रही है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट तो दरअसल सुबह की है, लेकिन इस समय सेकंड हाफ में जो तेजी हो रही है वो इसी खबर के चलते हो रही है कि WTO में भारत अपनी अर्जी देगा। तो भारत की अर्जी के ऊपर कब फैसला होगा, कब क्या होगा, तो आपको समझ लेना चाहिए। जो अभी तेजी हो रही है उसके पीछे ये सारे रूमर्स हैं जो मार्केट में इस समय फ्लोट हो रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। बहरहाल बाजार एक स्टॉक जो राजेश के रेडार पर आया वो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान जिंक है। बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि 322 के आसपास इसने सपोर्ट पकड़ा है और बाजार में प्रेशर होने के बावजूद मुझे लगता है कि इसमें जो आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, मुझे लगता है इट्स ए स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट जिसका टारगेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शुड बी 335 प्लस। एट प्रेजेंट इट इज़ एट 324। स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 318 के आसपास का। आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर मेटल कंपनियों पर आपकी राय क्या है आशीष? ये जो खबरें आ रही हैं कि WTO में शिकायत भारत भी करेगा, तो भारत की शिकायत पर तवज्जो दरअसल WTO में दी जाएगी क्या? और मेटल कंपनियों पर अब आपकी राय क्या है? अच्छी रैली इन स्टॉक्स ने भी दिखाई है, जिनको मुनाफा हो रहा है, इस तेजी में प्रॉफिट बुक करने की राय है या फिर और खरीदने की राय है ऊपर में? इनफैक्ट मेरा और ख़रीदने की राय रहेगी हेमंत, क्योंकि इनफैक्ट हिंडाल्को भी नज़र डालें तो 280 से ये गिर के स्टॉक इनफैक्ट 210 तक आया हुआ है और उसके बाद में इसमें स्टॉक पे रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। और जैसा अर्चिता बोल रही थी कि जो एल्यूमिनियम के प्राइसेस हैं, यदि आज का प्राइस देखें तो 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। $1650 इसका डॉलर लो प्राइस था और आज $2400 इसका हाई प्राइस है। और आगे जाकर यदि रुसेल का मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता, क्योंकि रुसेल का जो ओवरऑल मार्केट शेयर वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन में करीब 12% है, और यदि उनको बैन कर दिया जाता है तो बिल्कुल नेचुरल है कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस और बढ़ेंगे। और इस बार ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख टन का ऑलरेडी इस बार शॉर्टेज है एल्यूमिनियम का। तो जैसा हमने शुगर के स्टॉक्स में रैली और सारा देखते हैं, वैसा मेरा मानना है इस बार एल्यूमिनियम के स्टॉक्स में आपको ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी। तो जो भी एल्यूमिनियम स्टॉक है बिल्कुल उनको बाय किया जा सकता है। ऑलराइट, और देखिए बाजार में मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा कोशिश कर रहा है बाहरी निशान में बंद होने के लिए, तो हो सकता है 10वें दिन मिड कैप इंडेक्स में तेजी हो। सेंसेक्स और निफ्टी आज लाल निशान में बंद करने की तैयारी करते हुए, बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर। और कल का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन भी है। जी हाँ, बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार को बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है। और आज जो मूड खराब किया है बाजार का वो दरअसल बैंकिंग स्टॉक्स ने ही किया है। बलरामपुर चीनी नए 52 वीक लो पर जाकर समाप्त हुए और अब खबरें ये भी आई हैं कि चीनी के दाम दरअसल और घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस खबर ने दरअसल आज इस शेयर को दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद किया। 70 रुपये के भाव के आसपास देखिए पहुंच गया है। 110 के आसपास से लगातार फिसलता हुआ जेट एयरवेज दूसरा स्टॉक जो सबसे ज़्यादा गिरने में आगे रहा। आज पीसी ज्वेलर तीसरा शेयर देखिए जो 4-4.5% नीचे बंद होने की तैयारी अब करता हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, DCB तमाम जो बैंक्स हैं वो आज गिरते हुए नज़र आए हैं। डिश टीवी भी प्रेशर में है। MRPL ने भी आज नए 52 वीक्स लोज लगाए हैं। आंध्रा बैंक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बर्जर पेंट यहाँ पर भी देखिए आज काफ़ी प्रेशर है, 2.5% नीचे जाकर ये शेयर समाप्त हो रहा है। लेकिन आज FMCG सेक्टर ऑफ द डे रहा, ये आप कह सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, ITC ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस साफ तौर पर आज के सत्र में दिखाई है। जी हाँ, और साथ ही मेटल्स में भी थोड़ी सी चमक बनी है आज हेमंत। हिंडाल्को के साथ साथ टाटा स्टील, वेदांता जैसे काउंटर्स चमके हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बेहद खराब सत्र था। HP, BP, IOC सभी की धुलाई हुई है, लेकिन ONGC के सामने हल्की बढ़त के साथ कारोबार दिखा रहा है। और HCL, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स नरम थे, लेकिन उनके सामने विप्रो में तेजी जरूर हुई। कुछ और काउंटर्स जहां पर इंटरेस्टिंग तेजी का मूव आया है, बैटरी में अमराजा बैटरी का नाम लेना चाहिए। साथ ही आप देखेंगे आज का दिन टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में करीब 1.5% तक का उछाल देखने को मिला था। सन टीवी में कुछ खरीदारी आती हुई दिखाई दी। मैक्स फाइनेंशियल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे काउंटर्स, इनफैक्ट दीवान हाउसिंग जैसे स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। दिन भर यहाँ पर तेजी थी, लेकिन बाजार के दबाव के साथ इस NBFC पर भी प्रेशर बनता दिखाई दिया। इनफैक्ट सुबह में मैं नोटिस कर रही थी काफी दिनों बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी खरीदारी हुई, लेकिन एकदम सपाट क्लोज यहाँ पर आया। बहुत ही मामूली बढ़त देखने को मिली, करीब 13 रुपए ऊपर। तो निफ्टी बैंक ने इनफैक्ट पूरी बाजार में जो तेजी का मूड था वो बिगाड़ा। और टॉप लूजर्स में एक बार फिर निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके लेकर आएंगे जिन्होंने निफ्टी बैंक को नीचे खींचा है। इसमें सबसे आगे एक्सिस बैंक का शेयर रहेगा। यहाँ पर देखिए 2-2.5% तक का नुकसान देखने को
को मिला। HDFC बैंक की ओर से प्रेशर, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, तो इन निजी बैंकों की ओर से दबाव था और इन्होंने मूड बिगाड़ा। इसके साथ ही स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी काउंटर्स की भी काफ़ी पिटाई हुई है। तो ये जो 10वां ट्रेडिंग सत्र रहा है, यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप और बैंक निफ्टी प्रोविजनल क्लोज नेगेटिव टेरिटरी में होती हुई। तो लगातार 9 दिनों की तेजी के बाद बाजार की तेजी पर एक ब्रेक लगा और यहाँ पर कुछ हल्की गिरावट के साथ इंडेक्स बंद हुआ है निफ्टी का, लेकिन बैंक निफ्टी की हुई है धुलाई। बिल्कुल। तो आज सेकंड हाफ में बैंकिंग स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा प्रेशर बनाने का काम किया। डाउ फ्यूचर्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए 36 अंक की बढ़त वहाँ पर देखने को मिलेगी, ये भारतीय बाजारों ने आज बचा लिया। ध्यान रखिएगा कल के सत्र में डाउ में 200 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल चुकी है और उसके बाद आज 36 पॉइंट की आसपास की तेज़ी हमने अब बचा ली है। तो राजेश जी बताइए आज के मार्केट की क्लोजिंग पर आपका फाइनल कमेंट क्या है? हेमंत जी, मुझे लगता है कि जो हम लोग सोच रहे थे कि 10,500 होल्ड करेगा, उसका रीज़न भी था जैसे कि पुट रेटिंग हो रही है और सामने एक्सपायरी है, हम लोग एक्सपायरी वीक जाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि 10,500 जब तक होल्ड रखता है तब तक मुझे लगता है बायस एटलीस्ट जो शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म होता है वो पॉजिटिव है। थोड़ा ब्रॉडर सोचे तो मुझे लगता है ये जो एक्सपायरी है वो 10,400 और 10,700 के बीच में होना चाहिए। और जो मीडियन है जहाँ पे मैग्नेटिक लेवल है, जहाँ पे आप देखेंगे कि बाज़ार थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग में आ जाएगा, वो मुझे लगता है 10,600 10,620 के आसपास ही है। तो अगर एक्सपायरी के एंगल से सोचे तो मुझे लगता है जैसे कि हम 50 पॉइंट ऊपर भी देखते हैं, वैसे मुझे लगता है 40-50 पॉइंट में एक लाइट करेक्शन है, तो उसको इसी लिहाज से मैं बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल कहाँ होने वाली है? ध्यान रखिएगा CNBC आवाज़ आपको इस बार फिर से पोल बताएगा कल। और कल आपने देखा था पिछले हफ्ते जो पोल हमने आपको बताया था वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ था। बैंक निफ्टी में तेजी की बात हमने पिछले हफ्ते करी थी और देखिए वो बृहस्पतिवार को होती हुई नजर भी आई थी। लेकिन पोल की शुरुआत आप ही से करते हैं, आपका अनुमान क्या है, बताइए कहाँ रहेगा बैंक निफ्टी कल? देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर आ सकता है कल। इन पर्टिकुलर मुझे लगता है बैंक निफ्टी को 10,500 तक एक बार लेके आएगा। एट द सेम टाइम मुझे लगता है जो मैग्नेटिक लेवल है वो है 25,000 के आसपास। लेकिन अगर 25,000 टूटता है तो फिर मुझे लगता है कि 200-300 पॉइंट का फॉल आ सकता है। लेकिन जो चार्ट यही सजेस्ट कर रहा है कि बैंकिंग काउंटर्स एंड बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर थोड़ा दबाव में ही रहेगा। दबाव रह सकता है बैंकिंग काउंटर्स में, इस पर ध्यान रखिएगा। ऑफ कोर्स कल हम आपको बताएंगे भी कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एग्जैक्टली किन स्तरों पर होगी, जैसे बीते हफ्ते भी CNBC आवाज ने ही आपको बताया था। चलिए शुक्रिया आशीष महेश्वरी, राजेश सतपुते और संदीप पागले हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। आज के इस वॉलेटाइल ट्रेड में 200 पॉइंट का नुकसान निफ्टी बैंक में, लेकिन स्टॉक 2020 में आज हमारे कैप्टन की ओर से क्या प्रदर्शन रहा है वो आपकी स्क्रीन पर है। बाजार हिला है, बिकवाली हावी हुई है। हमारे कैप्टन्स ने इस तरह के सेल ऑफ में काफी तगड़े रिटर्न्स दिए हैं। 1.5% से ज्यादा, 1.5% की तो कमाई मिनिमम हमारे कैप्टन्स ने की है। 1.77% की कमाई नीरज ने, 1.56% की कमाई हेमंत ने। और देखिए यहाँ पर तेजी वाले स्टॉक्स भी हैं। विरिंची टेक्नोलॉजीज, इंडिया ह्यूम, जागरण प्रकाशन ने तेजी वाले खिलाड़ी नीरज की टीम में। जेट एयरवेज सुबह में ही हमने आपको बताया था टूटेगा शेयर और ठीक वही हुआ है। 3% से 4% का फायदा नीरज की टीम को मिला है उस शॉर्ट कॉल के चलते। हेमंत की टीम में सारे तेजी वाले प्लेस थे। कनोरिया केमिकल, DCW, गुजरात एल्कली और दीपक नाइट्रेट। तो 9 दिनों की जबरदस्त तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली बैंकिंग स्टॉक्स ने भारतीय बाजारों का मूड बिगाड़ने का काम किया। इस नोट पर हर्षदा और मुझे दीजिए विदा, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नेहा आनंद हमारे साथ जुड़ेंगी जो लेकर आएंगी मार्केट टॉप 20। नमस्कार।